नमस्कार और स्वागत है आपका प्रकृति का प्रहार। एक बदलती दुनिया की दास्तान में जिस ग्रह को हम अपना ग्रह कहते हैं वह तेजी से बदल रहा है। यह परिवर्तन इतना गहरा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद वैसी दुनिया ना देख पाए। आज हम इसी चुनौती की गतिविधियों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मानवीय गतिविधियों ने इस संकट को जन्म दिया, इसके ऐतिहासिक पहलू क्या हैं, भारत और दुनिया भर में मौजूदा हालात क्या हैं और हाल ही में इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाएं कैसे इस पर प्रभाव डाल रही हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक पुकार है जो हमें भविष्य के लिए जगाना चाहती है। हजारों सालों तक मानव सभ्यता ने प्रकृति के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखा, लेकिन 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने उस संतुलन को तोड़ दिया। भाप के इंजन आए, बड़े पैमाने पर कारखाने लगे और जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध उपयोग हुआ। कोयला, तेल और गैस के जलने से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की चौंकाने वाली मात्रा निकलने लगी। वैज्ञानिकों ने दशकों पहले ही चेतावनी दे दी थी। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वीडिश वैज्ञानिक स्वेते आरेनियस ने पहली बार भविष्यवाणी की थी कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है। फिर भी लगभग एक सदी तक आर्थिक विकास की होड़ में उन चेतावनियों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण का पैमाना इतना बड़ा हो गया है कि यह एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पर वैश्विक चर्चा की नींव रखी। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में वैज्ञानिक सहमति पुख्ता हो चुकी है। जलवायु बदल रहा है और हम इसके कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि सिर्फ थोड़ी सी गर्मी बढ़ना नहीं है, इसके परिणाम सुयोजित और गंभीर हैं। बिल्कुल, यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। इसमें मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव शामिल है। अब हम अत्यधिक मौसमी घटनाओं को सामान्य होते देख रहे हैं। यूरोप में भीषण लू, एशिया में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़, और दुनिया भर में तेज होते उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सबूतों से इनकार नहीं किया जा सकता। पृथ्वी का औसतन तापमान पहले ही काफी बढ़ चुका है। यह वृद्धि छोटी लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम गहरे हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक की जैसी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसमें समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इससे निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। खाद्य सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान से फसलें नष्ट हो रही हैं। जैव विविधता का नुकसान भी एक बड़ी चिंता है। कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास खो रही हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। भारत अपनी विशाल आबादी और तेजी से होते औद्योगिकरण के चलते जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण दोनों के लिए सबसे कमजोर राष्ट्रों में से एक है। दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता अक्सर गंभीर श्रेणी पहुंच जाती है। खासकर सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता सूचांक अक्सर 400 से पार चला जाता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां,
हृदय रोग और कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ये बहुत ही दुखदायक है। जो ये ज्वालामुखी है उसका भी हमें यहाँ साइड इफेक्ट आया है और ये उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे कि लोग बीमार तो पहले हैं ही और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं जिनको, जो मतलब सबको परेशानी होती है। अब देखो साइड इफेक्ट हमारी मजबूरी है, शुगर पेशेंट है, अगर हम वॉक नहीं करेंगे तो हमें डॉक्टर कहता है कि भाई थोड़ा बहुत चलो, इसलिए हम वॉक करें, लेकिन हम जहर ही खा रहे हैं। और ये सबसे मेन चीज़ ये आ रही है कि हमारे देश में ये जो CNG आई है, जब से वो CNG 6 फुट से ऊपर नहीं उड़ती, जिससे हमें सबको बड़ा दुख मतलब परेशानियाँ झेलनी पड़ी है। पेट्रोल डीजल था पहले, उड़ जाया करता था, आज CNG किसी से पूछ लो, हमारी इंडिया ने लिया है और किसी देश ने नहीं लिया, जिससे कि हमें आज कैंसर, शुगर, ये यानी जो बीमारियां हैं, हमारे बच्चे भी आज जो पनप नहीं पा रहे, तो ये इसका बड़ा साइड इफेक्ट है। वायु प्रदूषण के मुख्य दोषी वाहनों में निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक कचरा, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना और निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाली धूल है। लेकिन वायु प्रदूषण केवल आधी लड़ाई है, जल प्रदूषण भी उतना ही विनाशकारी है। भारत की पवित्र नदियां जैसे गंगा और यमुना औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज से भरी हुई हैं। प्लास्टिक कचरा एक और बड़ी चुनौती है। सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यापक उपयोग हमारे पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है, जो हमारा खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है। जलवायु संकट कोई सीमा नहीं पहचानता। दुनिया भर के देश इसके दुष्परिणामों से जूझ रहे हैं। चीन सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है, लेकिन वह हरित ऊर्जा में भी भारी निवेश कर रहा है। इस बीच अमेज़न वर्षा वन, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, वनों की कटाई और अनियंत्रित आग के कारण लगातार सिकुड़ता रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और ग्रीस में विनाशकारी जंगल की आग की बढ़ती आवृत्ति एक गर्म होती दुनिया का सीधा परिणाम है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखा और मरुस्थलीकरण लाखों लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर कर रहा है। मानव जनित इन आपदाओं को प्राकृतिक घटनाओं और भी जटिल बना रही है। हाल ही में इथोपिया में अस्थिर भूवैज्ञानिक गतिविधि ने महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा किया है। इथोपिया में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में राख का एक विशाल ढेर निकल आया। ज्वालामुखी राख विमानन के लिए एक बड़ा खतरा है। इसमें आकर्षक कण होते हैं जो विमान के इंजनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दृढ़ता कम कर सकते हैं और हवा को दूषित कर सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे आसपास के देशों में यात्रा में अराजकता और आर्थिक नुकसान हुआ है। यह घटना एक कठोर अनुस्मारक है कि जब हम प्रदूषण से लड़ते हैं, तब भी प्रकृति की अपनी शक्तिशाली शक्तियां हमारी दुनिया को आकार देना और बाधित करना जारी रखती है। विनाश की यह कहानी लचीलेपन और पुनः प्राप्ति की कहानी में बदलनी चाहिए। आगे का रास्ता वैश्विक सहयोग, जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन की मांग करता है। व्यक्तियों, नियमों और सरकारों सभी की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और मांस की खपत कम करने से लेकर सख्त जलवायु नीतियों के लिए नेताओं पर दबाव बनाने तक हर कार्रवाई मायने रखती है। हमने इस यात्रा की शुरुआत प्रकृति का प्रहार को देखकर की थी। सच्चाई यह है कि वर्तमान संकट प्रकृति पर हमारे प्रहार का परिणाम है। अब समय आ गया है कि हम अपने द्वारा दिए गए घावों को भरें। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।